अंग्रेजों ने भारत का इतिहास और भूगोल आसानी से बदल दिया। पाकिस्तान का बंटवारा करके इतिहास भूगोल बदल दिया और इन जातियों पर प्रतिबंध लगाकर यहाँ का इतिहास बदल दिया। ये वैभवशाली जातियाँ थी जिनके ये गांव थे, उसमें से एक गांव था खैरपुर, और ये लोधी गार्डन के अंदर बसा हुआ था। आज जब अंग्रेजों ने इस जगह को एक्वायर किया था, एडविन लुटियन जिनको नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो बेसिकली अभी मैं जो खड़ा हूँ ना, इसको खैरपुर ही बोला जाता था पहले, लोधी गार्डन को। अब इसके बारे में भैया से बात करेंगे, नंदा भैया से। अभी लेता हूँ उनको इस कैमरे पर। धन्यवाद। अंग्रेजों ने भारत का इतिहास और भूगोल आसानी से बदल दिया। पाकिस्तान का बंटवारा करके इतिहास भूगोल बदल दिया और इन जातियों पर प्रतिबंध लगाकर यहाँ का इतिहास बदल दिया। ये वैभवशाली जातियाँ थी जिनके ये गांव थे, उसमें से एक गांव था खैरपुर, और ये लोधी गार्डन के अंदर बसा हुआ था। आज जब अंग्रेजों ने इस जगह को एक्वायर किया था, एडविन लुटियन जिनको यहाँ पर राजधानी निर्माण के लिए भेजा गया, उन्होंने सिविल लाइन, पत्थर तो लगाया गया था जॉर्ज पंचम ने सिविल लाइन में राजधानी निर्माण करने का, और वहाँ पर यह तय था कि गांव आसपास गांव नहीं होंगे, क्योंकि 1857 का विद्रोह उनका पीछा नहीं छोड़ता था। जब उन्होंने एडविन लुटियन भारत में आए, उन्होंने देखा कि सिविल लाइन एरिया है वो यमुना नदी के पास है। उन्होंने हाथी पर बैठकर 15 दिन तक लाल किले से लेकर, पुराने किले से लेकर और रायसीना पहाड़, जहाँ पर आज राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीना पहाड़ होता था, उसकी तलहटी में गाँव होता था रायसीना, और रायसीना से लेकर और महरौली तक 15 दिन तक भ्रमण किया और इस जगह को चिन्हित किया गया, और चिन्हित कर इस जगह को एक्वायर किया गया। यहाँ के लोगों को एक एक कर हटा गया। जो पहला पत्थर राजधानी का लगाया था, चाणक्यपुरी में एक गांव है, उस गांव की जगह पर ये पत्थर लगाया गया और रात के 12 बजे के बाद लगाया। सुबह हलचल मच गई, एक एक करके सभी गाँवों को धीरे धीरे उजाड़ा गया। उनको जो जगह दी गई, कुछ गांवों को आराम बाग और जो रंजीत सिंह फ्लाईओवर है उस तरफ, कुछ गांवों को भोगल, हमारे गांव को अलीगंज को, इनको भोगल में जगह अलॉट की गई। और उस समय स्थिति ये थी कि जो अंग्रेजों ने प्लॉट अलॉट किए थे, प्लॉटिंग में रहने की लोगों को आदत नहीं थी, और वहाँ पर मुखबर भी, जो हमारे गाँव के और आसपास के जो मुखबर थे, जो अंग्रेजों को सूचना दे देते थे, उनके डर के कारण कि ये हमें फंसा ना दे, हमारे बच्चों को फंसा ना दे, झूठी उसमें न दे, कुछ लोग रुक गए और बाकी का गांव इधर उधर फैल गया। जब समय आगे बढ़ा, देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद 1947 में आज़ाद होने के बाद बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से आए उन जगह पर जहाँ पर हमको अलॉट की थी। वो लोग भोगल, जंगपुरा, इस तरह वहाँ पर उन लोगों को बसा दिया गया। ये दर्द भरी दास्तान हो सकता है मेरे शब्दों में, मेरे कहने के अंदाज में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन अगर सच्चाई में गौर से देखा जाए, 1947 के बाद और 1947 के आंदोलनों की तो बात होती है, लेकिन 1857 में जो उस इलाके का जो लड़ाका होता था, उस लड़के का जो छत्रपति होता था, जो भी कुछ होता था, उनके जो तरीके थे, उनकी बहन बेटी को उनकी जगह का करके इस तरह से उनको दबाव बनाकर मुस्लिम बना लेते थे, जो मुगल अपने प्रभाव से। उस प्रभाव के कारण बड़ी तादाद में जो लड़ाका कौम थी वो मुस्लिम भी बने, और जब एक पीढ़ी हो जाती है तो तीसरी पीढ़ी में कट्टरता आ जाती है भाई साहब। और ऐसा तो है नहीं वो हम लोगों में से ही बने हुए हैं। बिल्कुल पूरा 1300 साल 14 साल जो बने हैं भाई। मुगल कितने आते होंगे? 400 आते होंगे, 500 आते होंगे, इतनी बड़ी तादाद में थोड़ा ना होते होंगे। सही बात। वो हमारे लोगों में से ही जो प्रलोभन देकर, प्यार से, लड़ाई से, झगड़े से, किसी और वजह से बना लेते होंगे, और वो बाद में उनकी पीढ़ी चलती है तो आबादी बढ़ती है। जी। नंदे भैया, मुझे एक बात और पूछनी थी कि जैसे कोटला के, जैसे अब आपके गुर्जर समाज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये एक बहुत सराहने वाला काम कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा आ गई है जी। जैसे आपके भी मेरे ख्याल से बच्चे, एक डॉक्टर है मेरी एक बिटिया लॉयर है, दूसरा लॉयर पढ़ रहा है,
एक टीचर है मेरी। तो डिफरेंस काफी हो गया है, मतलब आज से अगर 20 साल पहले। जो आप पूछना चाह रहे हो ना, मैं बता देता हूँ। जी जी। क्या था कि मुगलों ने ना एक व्यवस्था, क्यों नहीं, अंग्रेजों ने एक व्यवस्था खड़ी की थी, मुखबर व्यवस्था। और मुखबर व्यवस्था क्यों खड़ी करी थी कि उससे पहले मुखबर व्यवस्था नहीं थी। मुखबर उन्हीं लोगों को बनाया जाता था जो इस तरह के लोगों पर निगाह रखे कि भाई, अब उस वजह से हमारी पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। जो वैभवशाली थी, वीर जाति थी और स्वाभिमानी जाति थी, वो एक 100 साल के अंदर एक ऐसा भारी बदलाव आया। हमको जो है ना 70 साल तक ये कोशिश करते रहे। उन जो क्या नाम मुखबर थी, उनकी पीढ़ी थी। देखो, दादा ने बोला अंग्रेजों के कहने से, बेटे ने बाप को देख के बोला, पोते ने ऑटोमेटिक बोला यार ये तो बदमाश होते हैं, तो लड़ाकू होते हैं, exactly, जो देखेगा वही होगा। हुआ, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। आज हम लोगों को मौका मिल रहा है, हमारे लोग इंजीनियर भी बन रहे हैं, टीचर भी बन रहे हैं, IAS भी बन रहे हैं, IPS भी बन रहे हैं, नेता पायलट भी बन रहे हैं। मतलब हर उस क्षेत्र में जा रहे हैं जिस क्षेत्र में हम कह सकते हो कि भी हाँ। लेकिन क्या कि जब आप एक 100 साल तक और उन जातियों पर प्रतिबंध लग जाता है जो आज आगे बढ़ी हुई है। जी जी। आप देखो ना, अंग्रेजों ने जो अगर मैं गारंटी देता हूँ, मैं दावा ठोकता हूँ, अगर हमारे लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया होता, आज मेरी जाति वैभवशाली होती। आज मेरी जाति के नाम से रेजिमेंट होती, गुर्जर रेजिमेंट होती। आज मेरी जाति, ये क्यों हमारे पास रेजिमेंट नहीं है? क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे प्रतिबंध लगा दिया, हमने उनको चुनौती दी, हमने उनको पीटा। हमने देखो, हमारे लोगों ने उनको, जब ये आंदोलन छिड़ा तो बलद की जगह लगाया उनको से हुए थे। और बात 1857 से शुरू होती है। 1857 के विद्रोह, या विद्रोह नहीं, क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद इन गांवों की दुर्दशा शुरू हुई। यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर 1857 की क्रांति में भाग लिया, जिसकी वजह से ये गांव अंग्रेजों के टारगेट पे आ गए। गांव ही नहीं, मेरी हमारे गांव में बसे लोग और वो जातियाँ। अभी कश्मीर फाइल एक फिल्म आई है, उसमें कश्मीरी लोगों का दर्द वहाँ पर दिखाया गया। मैं कहता हूँ आप हमारे लिए खैरपुर फाइल, अलीगंज फाइल, जूड़बाग फाइल बना रहे हैं। इस फाइल में हमारा दर्द झलक कर सामने आएगा। 1857 के विद्रोह के बाद बड़ी तादाद में विद्रोह हुआ और जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनको देश भर में इसी तरह के छोटे छोटे बड़े बड़े आंदोलनों का सामना करना पड़ता था। आंदोलन के बाद, आंदोलन जब हो रहा था उस समय दिल्ली के अंदर एक जगह मेटकाफ हाउस, सिविल लाइन एरिया है, उस एरिया में अंग्रेज रहते थे। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो सारे अंग्रेज इकट्ठे होकर उस मेटकाफ हाउस में चले गए। वहाँ पर एक गांव था चंद्रावल गांव, और आसपास के लोगों ने उस मेटकाफ हाउस में आग लगा दी। 400 अंग्रेज फैमिली जरकर मर गई। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इसी गूंज हुई, और उस गूंज का कारण ये बना कि 1871 के अंदर एक क्रिमिनल एक्ट बनाया गया, जिसके अंदर 200 जातियों को रखा गया, जो जातियां अंग्रेजों को बीच बीच में चुनौती देती रहती थी। उस 1871 के क्रिमिनल एक्ट के अंदर क्या था कि उन जातियों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनको अपराधी घोषित किया, मुखबर व्यवस्था खड़ी की गई। उस मुखर व्यवस्था से उन हमारे ही लोगों की जो अन्य जातियाँ थी उनमें से उन मुखबर बनाए गए, और इन जातियों को चिन्हकर कि इनके घर में अगर शादी होगी तो उसकी खबर देनी है, इनके घर में बच्चा पैदा होगा तो खबर देनी है, इनकी जगह ज़मीनों को छीनना है। ऐसा करके पूरी एक व्यवस्था खड़ी गई, और ये चला। देश आज़ाद हुआ 1947 में, और इन जातियों से प्रतिबंध हटाया गया 31 अगस्त 1952 को प्रतिबंध हटाया गया। यानी कि देश आज़ाद होने के 5 साल बाद आज़ादी के तरक्की के सारे रास्ते बंद, और यहाँ तक कि 100 साल तक जिन पीढ़ियों को पढ़ने का, लिखने का, तरक्की के सारे रास्ते बंद हो गए। देश की आज़ादी के बाद भी ये जातियाँ पिछड़ गई। आज OBC जातियों में इनको गिना जाता है। 200 जातियाँ हैं, बहुत बड़ी तादाद है। अंग्रेजों ने स्टोली का गांव है जो कभी लोधी गार्डन के अंदर बसा करता था। जी, ये सर आपने जो बताया कि लोधी गार्डन में बसाया करता है, मतलब शुरू में जो बसावट हुई थी हमारी लोधी गार्डन से ही थी, खैरपुर इसको जिसको बोला जाता था। जी, तो खैरपुर एक्चुअली में हमारे 21 गांव हैं। हसनपुर गांव एक चाणक्यपुरी के अंदर एक गांव है, उस गांवों में से सभी गांव निकले थे धीरे धीरे कर, और 1100 साल का इतिहास दिल्ली का है। आप मान सकते हो कि जब 1500-1600 में ये जो लोग बाद में आए, मुगल भारत में आए,
उनके, क्योंकि जब राजा को ये हरा देंगे तो प्रजा अपने आप उसके अंदर हो जाएगी। क्या कि राजाओं को उन्होंने हराया और उसके बाद प्रजा, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रगल किया, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। और जब अंग्रेज आए उसके बाद भी फिर स्ट्रगल किया। और आज भारत की आज़ादी के बाद भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हमारे लोग रिसर्च कर आर्काइव्स को पढ़ रहे हैं, इधर को पढ़ रहे हैं, किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, और कहीं 2 लाइन, कहीं 4 लाइन, कहीं 6 लाइन निकल कर आती है तो हमारा गौरवशाली इतिहास निकल कर आता है। हमारे पूर्वज तो हमें बता कर गए हैं, लेकिन इतिहास में कहीं नहीं है। आज ये दिल्ली हरी भरी है, हमारी जगह लिखित में कहीं नहीं आ रहा आपके पास? लिखित में कहीं, क्योंकि पूर्वज बता के गए हैं और किसी ने आगे इसको फॉलो भी नहीं करा है। तो अंग्रेजों ने हम पे प्रतिबंध लगाया गया। उस प्रतिबंध के कारण, क्रिमिनल एक्ट जो था उसके कारण कहीं हमारी बातें नहीं लिखी जाती थी, कहीं हमारे लिए हिस्ट्री नहीं लिखी जाती। तो गुर्जर फैमिली को एज ए क्रिमिनल उन्होंने वो साबित करा? नहीं, गुर्जर 200 जातियों को, 200 जातियों को, 200 जातियों उसमें गुर्जर भी थी। उसमें एक जाति गुर्जर भी थी, 86वें नंबर पे आती है। उस अंग्रेजों का क्या था, उनको पूरे देश में जगह जगह अलग अलग जातियों से, क्योंकि भारत जातियों का देश था और जाति यहाँ पर हर जाति अपने आप में एक वर्चस्व रखती थी और अंग्रेजों को लोहा देती थी, टक्कर देती थी। वो टक्कर देने के कारण से उन पर उन्होंने रिसर्च किया 1857 के विद्रोह के बाद कि आज यहाँ विद्रोह हुआ, कल कहीं होगा, तो क्या किया जाए। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जब भारत को, दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया, उसी समय 1866 के अंदर आपको पता है गुरुकुल बंद कर दिए गए थे। अब गुरुकुल बंद कर दिए तो शिक्षा पद्धति बंद। अब ये जो शिक्षा पद्धति है जो हम पढ़ते हैं आज, ये तो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति हमारे लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे थे गुरुकुल पद्धति, वो बंद हो गई 1866 में, और 1871 में हम पे क्रिमिनल एक्ट लगा दिया। अब क्रिमिनल एक्ट कब तक चला? क्रिमिनल एक्ट चला देश आजाद होने के बाद, 1947 के बाद भी 31 अगस्त 1952 तक, यानी देश 47 हुआ, 5 साल बाद जाके हमारे बच्चों को फंसा ना दे, झूठी उसमें न दे, कुछ लोग रुक गए और बाकी का गांव इधर उधर फैल गया। जब समय आगे बढ़ा, देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद 1947 में आज़ाद होने के बाद बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से आए। उन जगह पर जहाँ पर हमको अलॉट की थी, वो लोग भोगल, जंगपुरा, इस तरह वहाँ पर उन लोगों को बसा दिया गया। ये दर्द भरी दास्तान हो सकता है मेरे शब्दों में, मेरे कहने के अंदाज में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन अगर सच्चाई में गौर से देखा जाए, 1947 के बाद और 1947 के आंदोलनों की तो बात होती है, लेकिन 1857 में जो लोग शामिल थे वो 1947 आते आते कहाँ गायब हो गए। कोई रिसर्च नहीं करता, कोई इसकी चर्चा नहीं करता। सही मायने में 1857 का जो क्रांति थी वो सेमीफाइनल था, और सेमीफाइनल के बाद ही आदमी फाइनल जीतता है। और 1947 जो देश की आज़ादी में आंदोलन हो रहे हैं बाकी, वो फाइनल था। अब हम सेमीफाइनल के खिलाड़ी थे, उसके बाद हम पे प्रतिबंध लगा दिए गए, हमसे हमारे तरक्की के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, हमसे सब कुछ छीन लिया गया। और यहाँ तक कि हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार, हमारे जगह खाने खमाने का अधिकार, सरकारी नौकरियों से वंचित किया गया। हर वो प्रतिबंध हम पर लगाया गया जिसकी वजह से हमारी कई पीढ़ियों की कुर्बानी, और उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद हमारी जगहों की कुर्बानी हमसे ले ली गई। आज फिर भी उसके बाद भी हमें गर्व है, जब उस समय 1206 से लेकर 1857 तक मुगलों का शासन था। बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी आस्था बदली, लेकिन हम उन पीढ़ियों के वंशज हैं जिन्होंने अपनी आस्था नहीं बदली, और पहले मुगलों से और बाद में अंग्रेजों से हमने लोहा लिया, अपनी तरक्की की कुर्बानी देकर, अपनी जगहों की कुर्बानी देकर। ये आज गांव छोटा सा गांव है, पूरी दिल्ली में जगह जगह फैल गया। हमें पता भी नहीं है हमारे लोगों, गांव के लोग कहाँ चले गए। बुजुर्गों को पता था। आज एक 3-4 लोगों की फैमिली कोटला गांव के पास खैरपुर गांव बसा। आज वो 1500 लोगों की, 1000 लोगों के आसपास की आबादी का गांव है, जो स्टोरी का गांव है, जो कभी लोधी गार्डन के अंदर बसा करता था। जी, ये सर आपने जो बताया कि लोधी गार्डन में बसाया करता था, मतलब शुरू में जो बसावट हुई थी हमारी लोधी गार्डन से ही थी, खैरपुर इसको जिसको बोला जाता था। जी, तो खैरपुर एक्चुअली में हमारे 21 गांव हैं। हसनपुर गांव एक चाणक्यपुर के अंदर एक गांव है, उस गांवों में से सभी गांव निकले थे धीरे धीरे कर, और 1100 साल का इतिहास दिल्ली का है।
आप मान सकते हो कि जब 1500-1600 में ये जो लोग बाद 5 गांव हमारे कोटला में, कोटला में अभी कोटला गांव, खैरपुर गांव, जूड़बाग गांव, अलीगंज गांव और प्लेलंजी गांव जब राजधानी दिल्ली में निर्मित हुई अंग्रेजों ने, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह था, मैं बार बार 1857 का इसलिए कहता हूँ कि बेस वही है। विद्रोह जब हुआ तो गांवों का विद्रोह था, जातियों का विद्रोह था, तो उन्होंने तय किया कि हम जहां पर रहेंगे वहां पर कोई गांव नहीं होना चाहिए। प्लेलंजी गांव को भी वहां से, क्योंकि और एकदम से नहीं उजाड़ा गया, धीरे धीरे सभी गांवों को उजाड़ा गया। जब प्लेलंजी गांव को उजड़ने का नंबर आया तो देश आज़ाद होने की स्थिति में आ गया। प्लेलंजी गांव उजड़कर जब गई तो वो भी कहीं चले गए, हमारे कोटला में भी वो लोग आ गए। तो प्लेलंजी गांव वही है सूरजनगर वाली, वो क्योंकि उनकी हद में आती थी। एडविन लुटियन ने जो क्षेत्र तय किया हुआ था, जिसको आज एनडीएमसी क्षेत्र कहते हैं, लुटियन जोन भी कहते हैं, वो उजड़कर यहाँ गया था। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, बड़ी पंचायत हुई, वापस वो लोग वहाँ पर चले गए। बाकी वहाँ की सच्चाई वहीं के लोग बता पाएंगे। वहाँ उस गाँव में भी बहुत महापुरुष रहे हैं। रणजीत सिंह बैसोया, जिन्होंने 1857 के युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ऐसे महापुरुष हर गांव में रहे हैं। सर जैसे अभी लास्ट मैंने इंटरव्यू लिया था सुधीर जी का, सुधीर बैसला जी का, उनको भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है, पर आपका ही जो नॉलेज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सारे कुछ देखते हुए आए हुए हैं। नहीं सर, एक्चुअली क्योंकि आपने, मुझे लगता है इसकी रिसर्च करा है। जी, रिसर्च करा, तो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपने काफ़ी इसके अंदर डूबे हुए। मतलब मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो देश आज़ाद होने के बाद दिल्ली में तो सब लोग बाहर से आए हैं। जी जी जी। और बाहर से आए हैं, हम लोग यूनिटी में रहते थे। हमारे को लड़ने का, इलेक्शन नहीं लड़ने का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था। अब जिसकी आबादी ज़्यादा, लोकतंत्र में क्या है, जिसकी आबादी ज़्यादा है ना, चुनने का अधिकार भी उसी को है। अब फिर हमारे, और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात क्या है कि जहाँ पर हम लोग रहते थे, समूह में रहने की हमें आदत थी। हमारे यहाँ पर जो सीटें होती थी, उस सीटों को रिजर्व कर दिया जाता था। अब सीट रिजर्व है तो हमारे लोगों को लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे बीच बीच में होता रहा है, कभी है। तो इस तरह से जो है ना, हम आगे बढ़ नहीं पाए। और जैसे सुधीर जी ने मेरे से, जो हमारे चैनल के थ्रू बताया गया था, जो इंटरव्यू, महाराजा जय सिंह आए थे यहाँ पे कोटला में पहले, जो मिल्कियत है ना, वो जयपुर के राजा थे, जिन्होंने जंतर मंतर बनाया। अच्छा। जय सिंह, क्योंकि देखो कोई भी उसकी जो राजा जो होता है, उसी के साथ उसकी प्रजा होती है। हमारे जो लोगों का जो काम था, वो बड़ी तादाद में राजा के सैनिक होते थे, लड़ाके होते थे। और जो सेनापति होते थे वो होते थे, उसके साथ ही हम जो लड़ते रहते थे। और राजा की कोई जाति नहीं होती है, राजा किसी भी उसका होता है। जो उस समय भारत जो है ना, राज्यों को, इधर चले जाओगे तो विद्रोही थे, इधर चले जाएंगे तो डेढ़े थे। ऐसे दिल्ली की रचना में हमारे अलग अलग गोत्र बसे हुए थे। और बैसला गोत्र जो है फरीदाबाद में बड़ी तादाद में बसा थे। जी जी। उनमें, क्योंकि हमारी आपस में सभी गोत्रों में रिश्तेदारी होती है, वो 500-600 साल पहले यहाँ पर आए थे। आज उनका एक बहुत बड़ा गांव है, वो बहुत वैभवशाली, बहुत उनकी वजह से वो लोग हैं। तो बैसोया, बैसले वो हैं, बैसोया हम लोग हैं। अच्छा, तो ये आपकी कहानी थी। धन्यवाद सर कि मेरे आप चैनल पे आए और टाइम दिया। और पर मेरे ख्याल से अभी ख़त्म नहीं हुआ आपका ये इंटरव्यू। एक आपसे और टाइम लूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा लूँगा तो वो ज़्यादा देखते नहीं, लोग बड़ी हो जाती है ना। इसको आप, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर एक साथ डालोगे कोई नहीं देखेगा इसको। हाँ, मैं वो करूँगा। 10-10 मिनट के पाउच में आप डालोगे और हफ्ते बाद डालोगे। हाँ, तो फिर तो एपिसोड बनते रहेंगे सर। आज कोई, मैं कहता हूँ ना, पढ़ने लिखने का जमाना खत्म हो गया, लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं। जी जी। किताबों में बहुत बड़ा इतिहास लिखा, उसे कोई पढ़ना चाहे। और सच्चाई में बताऊँ आपको, उस समय के जो इतिहासकार थे ना, उन्होंने अंग्रेजों की दृष्टि से इतिहास लिखा है। अगर आज की दृष्टि से इतिहास लेंगे तो आपको हमारे साथ जो 200 जातियों जिन पे प्रतिबंध लगा है, उन्हीं का इतिहास दिखाई देगा। सर यंगस्टर को कोई मैसेज दीजिए। मेरा मैसेज है, रोहित भाई साहब हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, समय निकालते हैं, हमारे लोगों के पास जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे छुपी बातों को निकलवाते हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, जो भी यंगस्टर हैं, थोड़ा सा समय लगाकर, जीते सब अपने लिए, जिनका अपना कोई इतिहास नहीं तो उन्हें फिर आगे कोई पूछता भी नहीं है। अपने लिए कुछ समय निकालकर अपने इतिहास के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने गांव के बारे में, और हर गांव में एक महापुरुष रहा है भाई साहब, हर गांव में रहा है। क्योंकि अब हमारे यहाँ जैसे 3 लोग गए थे, तो 3 लोगों के पिताजी कौन थे, उनके नाम जानकर, उनकी मूर्ति, क्योंकि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने मुगल काल में अपना धर्म नहीं बदला, अंग्रेजों के आगे हमने घुटने नहीं झुके। हम एक ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें हमें गर्व कर सकते हैं।
तो ऐसे मेरी निवेदन उन युवकों से हर गांव में, खाली यही नहीं, जो भी इस वीडियो के माध्यम से, और मैं खाली अपनी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जाति के लोग हैं, अपने पूर्वजों को उनको चुनकर उनको निकालो और उनके नाम से, उनके उससे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करो और इतिहास को पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और देश में जो इस समय व्यवस्था है उसके हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, सब में छा जाओ भाई साहब, छा जाओ जी। और आपके मुख से एक चीज़ और बोल दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा भाई साहब, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो, क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि इतिहास लिखने जैसा काम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच नंदे भैया, थैंक यू वेरी मच भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।